हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल है? तो हम अपनी बॉटनी की स्टडी जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो बच्चों, ये जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डिफ्यूज़न जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है, और टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न कौन कौन से हैं, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और उसके साथ साथ हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चों, इसके रिलेटेड एक टेबल है जो अपने एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनको कंपेयर किया हुआ है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो बच्चों, सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है उसमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है। तो आपको पता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था। ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। लिपिड वाला जो पार्ट है, लिपिड बाइलेयर, उसके थ्रू गैसेस और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो जा रहे थे। इसीलिए इसमें स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। तो इनको किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? इनको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर विदाउट एनर्जी कंजम्पशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू जाएगा। नेक्स्ट, हाईली सिलेक्टिविटी। तो बच्चों, सिलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा थी? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिंपल डिफ्यूज़न से कोई भी मटेरियल चला जा रहा है विदाउट सिलेक्शन, मीन्स कोई भी गैस हो या कोई भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस हो, वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू चला जाएगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होगा? कुछ स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल होंगे जो पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हाईली सिलेक्टिव होते हैं कौन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और बिल्कुल इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है तो वो सोडियम और पोटेशियम को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन की भी बात हमने की थी कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है या रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ेगा, बट उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा होता है किस में? ऐसा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, ऐसा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। लेकिन सिंपल डिफ्यूज़न में ऐसा नहीं होता है। अपहिल ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों अपहिल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था? एनर्जी कंज्यूम करके अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने को ही क्या बोलते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। तो अपहिल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही क्या है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में प्रेजेंट है, बाकी दोनों में एब्सेंट है। रिक्वायर्ड एनर्जी, अगेन बच्चों, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमारी डेफिनेशन है वही है कि एनर्जी कंज्यूम करके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेंड करना, ट्रांसफर करना। इसका मतलब उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बच्चों मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे नो। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसके अंदर जनरली पोरीन चैनल्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी, बट कुछ में हो भी सकती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके अंदर ज़रूर से मूवमेंट होती है। और रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स, यदि प्रोटीन काम नहीं कर रहा है सिंपल डिफ्यूज़न में तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा इनहिबिटर का। जबकि फैसिलिटेट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के अंदर क्या होता है? इन दोनों के अंदर प्रोटीन काम कर रहे हैं, तो प्रोटीन साइड चेन इनहिबिटर से ये इनहिबिट होंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो अपने एनसीईआरटी में दी हुई है, और काफ़ी कंसेप्चुअल बातें हैं इसके अंदर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, और अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्लांट वाटर रिलेशन। तो बच्चों, आखिर ये प्लांट वाटर रिलेशन जो है वो क्या होता है? आपको पता होगा कि प्लांट्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या, कि प्लांट्स के अंदर वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट, प्लांट ही नहीं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर वाटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आखिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि आप नोटिस करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो किसके थ्रू कंपोज होता है, या कौन कंट्रीब्यूट करता है? वाटर। फॉर एग्जाम्पल, हम यदि बात करें कि कोई वाटरमेलन की बात करें हम, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन की
बॉडी के अंदर कितना वाटर है, मोर देन 92% जो पार्ट है वो क्या है, वो वाटर है। ऐसे यदि हम बात करें कि हर्बेशियस प्लांट की बॉडी के अंदर कितना पानी होता है, हर्बेशियस प्लांट की बॉडी के अंदर 85 to 90% जो है वो वाटर होता है। तो वाटर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही बड़ा पार्ट बनाता है। आखिर ये वाटर की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? तो बच्चों ये वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए जो मीडियम है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर। और वाटर जो है वो हमारी बॉडी में किसका काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिज्म एंड all the metabolic reaction occurs in this medium। तो वाटर जो है वो क्या कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है एंड प्रोवाइड मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि वाटर जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। और इसके कुछ और एग्जांपल्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे कि यदि हम बात करें कि कॉर्न प्लांट जो है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर 3 लीटर पर डे। 3 लीटर पर डे जो है मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है वो 3 लीटर पर डे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही यदि हम बात करें कि जो मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड वो 5 घंटे में अपनी बॉडी के बराबर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वेट, जितना इसका खुद का वेट होता है इक्वल टू इट्स ऑन वेट इन 5 आवर। तो प्लांट जो है उसको वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इसका आइडिया हमको इन बातों से लग रहा है। और यदि वाटर की डेफिशिएंसी होगी सॉइल के अंदर, पानी कम मिलेगा, तो प्लांट के सर्वाइव करने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या मीन्स प्लांट जो है वो वाटर को कब एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए सेल में कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, क्या कंसेप्ट होता है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑस्मोसिस। तो बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम किसके, सॉल्वेंट की। और जैसा कि अभी हमने बात किया, कोई भी प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, वाटर का। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होता है। तो बच्चों ये डेफिनेशन मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ इससे पहले हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों हमारे पास कुछ 2 ग्लास हैं इस तरीके से, ए और बी जो है वो 2 हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। सपोज इन दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में वाटर है। सपोज ए में 1 लीटर, बी में भी 1 लीटर, इक्वल अमाउंट में वाटर है। और हमने ऐड किया इसके अंदर सॉल्यूट। जो ए ग्लास है हम शरबत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ए ग्लास जो है उसमें आप मान लो कि मैंने 10 स्पून शुगर जो है वो ऐड कर दिया। अब बच्चों इसमें 10 स्पून शुगर ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीठा, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे बन गया। और ऐसे ही बी ग्लास जो है उसमें भी सॉल्यूट ऐड किया। इसके अंदर सॉल्यूट कितना ऐड किया, इसके अंदर मान लो मैंने सिर्फ 1 स्पून शुगर जो है वो ऐड किया है। तो बी वाला सॉल्यूशन जो होगा वो कम मीठा होगा। अब बच्चों मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, किसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो आप बहुत इजीली बोल दोगे कि यहाँ पे जो ग्लास ए है उसके अंदर जो शरबत बनाया हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ग्लास बी में जो शरबत है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं? कभी भी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो यदि हमको कुछ नहीं बोलते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग जो हमारे माइंड में आता है वो क्या आता है, वो यही आता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यानी यहाँ पर ये बहुत सिंपल सी बात है जो हमको दिख रही है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्यों, क्योंकि पर यूनिट 1 लीटर में 10 स्पून शुगर है, यहाँ पे 1 लीटर में 1 स्पून शुगर है।
अब बच्चों सपोज ये दो जो ग्लास में सॉल्यूशन बना है, इनको यदि हम कनेक्ट कर दें, और किससे कनेक्ट करें, इनके बीच में क्या रहेगा, इनके बीच में रहेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज इनके बीच में यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया। मीन्स हम चाहते हैं कि डिफ्यूज़न जैसे कुछ प्रोसेस यहाँ पर हो। तो बच्चों ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को जाने देता है, यानी सॉल्वेंट जो वाटर है यहाँ पे उसकी एंट्री को तो अलाउ करेगा, उसके ट्रांसपोर्ट को तो अलाउ करेगा, बट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो है वो एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होंगे। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आखिर कोई भी पैसिव प्रोसेस क्यों होता है, वो होता है ताकि एक इक्विलिब्रियम आ जाए। यानी ये दो सॉल्यूशन को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में रखा तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम आएगा मतलब क्या, कि दोनों सॉल्यूशन बराबर मीठे हो जाने चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि दोनों सॉल्यूशन बराबर मीठे हो जाएं और ये मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट होने को, तो क्या आप बता सकते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किधर से किधर होगा कि दोनों बराबर मीठे हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यानी शरबत जो कम मीठा है, यहाँ से कुछ पानी निकल जाए और वो ट्रांसफर हो जाए किसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यदि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाता तो फिर मुझे लगता है कि एक कंडीशन आती जब ये धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट हो जाता, ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता। होता कि नहीं। तो बच्चों यदि ये प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है तो इस बेसिस पर हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ट्रांसपोर्ट ही ऑस्मोसिस कहलाता है। अब यदि हम इसको कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि अच्छा वाटर के सेंस में कैसे बोलेंगे, जैसे कि अपने बुक्स में वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में दिया होता है। तो बच्चों जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिवली वाटर ज़्यादा है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है रिलेटिवली वाटर कम है। तो यदि हम इसकी सेकंड डेफिनेशन बोलते हैं या जो हमारे बुक्स में नॉर्मली लिखे होते हैं वो डेफिनेशन बोलते हैं, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज हियर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को हम ऐसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट कंसेप्चुअली बच्चों आप जो कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन ध्यान रखोगे वो यही रहेगी कि ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ ऐसे डिफाइन कर पा रहे हैं हम इसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और या फिर जब हम इसको वाटर के रेस्पेक्ट में बोलते हैं तब क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स, लगाना बहुत ज़रूरी है, इट्स मीन्स वाटर, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी यहाँ या तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से कम पानी की तरफ, और या फिर जो सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ही ऑस्मोसिस कहलाता है। अच्छा बच्चों डेफिनेशन में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। कई बार ये मेम्ब्रेन का एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होता है परमिएबल मेम्ब्रेन और क्या होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखते हैं। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, 4 टाइप के मेम्ब्रेन है। सबसे पहले परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे मेम्ब्रेन जो अलाउ कर देते हैं किसको, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स को या आयन को डिफ्यूज होने के लिए अलाउ कर देते हैं, उनको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल वॉल जो होता है वो जनरली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो ना तो सॉल्यूट को अलाउ करेगा ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, तो उस टाइप के मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे क्यूटिन लेयर की वजह से इम्परमिएबिलिटी आ जाती है, सुबेरिन लेयर की वजह से सेल वॉल इम्परमिएबल हो जाता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो
अलाउ करता है सिर्फ सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉपर फेरिसाइनाइड मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर, कोलॉइडल मेम्ब्रेन। तो ये सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ट्रांसफर को, दोनों की एंट्री को अलाउ करती है, लेकिन सिलेक्टिवली जिस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी उसको आने देगी, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको नहीं आने देगी। तो इस टाइप की मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट होता है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। और ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होगी वो किस टाइप की मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस में कोई भी सॉल्यूशन जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पास कर रहा है किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी मेम्ब्रेन है, क्योंकि यदि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, तो इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने के दो रास्ते हो सकते हैं, या तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव कर जाए या सॉल्वेंट के। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, सिर्फ कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करेगा और इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है सिलेक्टिवली, ये होते हैं टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को हम समझते हैं किससे? ये थिशल ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। थिशल ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों क्या है ये एक थिशल ट्यूब है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्योर वाटर के अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब बच्चों ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो आप यहाँ थिशल ट्यूब में देख पा रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर रखा हुआ है क्या? प्योर वाटर। यानी ये क्या है? ये है प्योर वाटर। इस प्योर वाटर के अंदर एक थिशल ट्यूब है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है? वो ज़्यादा है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी बाहर प्योर वाटर, अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और बीच में ये जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमने ड्रॉ किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है क्या? SPM। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। यानी यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे, कहाँ पे? थिशल ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे जो वाटर कॉलम है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल है, ये हाई होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो फिर अब क्या करना है हमको ये चेक करना है कि यदि इस वाटर कॉलम के लेवल को ऊपर जाने से रोकना है तो हमें क्या करना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में कुछ प्रेशर लगाना होगा। हमने एक इक्विपमेंट लगा दिया जो ये मेज़र कर पाए कि कितना प्रेशर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ताकि डिफ्यूज़न जो है वो प्रोसेस, ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस रुक जाए। तो बच्चों क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है उसके पास एक प्रेशर है जिस प्रेशर से वो वाटर को अपनी तरफ पुल कर सकता है। और यदि हमें उस प्रेशर को मेजर करना है तो हमने क्या किया? अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर लगा दिया, और हम देखेंगे कि उस टाइम पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो बच्चों ये जो प्रेशर यहाँ पे प्योर वाटर जो है वो अंदर की तरफ जाने की वजह से, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्योर वाटर जाने की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, या जिस प्रेशर से ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ने वाटर को खींचा है, वही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है PV = nRT होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि PV = nRT, तो P क्या हो जाएगा? P = N/VRT, और ये N/V क्या होता है? ये कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो P = mRT। M क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन है। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और
कॉन्सेंट्रेशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यदि किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ओपी ज़्यादा होगा, मीन्स वाटर को पुल करने की टेंडेंसी जो है उसकी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा बच्चों, यदि हम यहाँ पे बात करें कि कोई 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है उसका OP कितना होगा? उसका OP होगा पाई इक्वल टू CRT वाले या MRT वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे तो ये वैल्यू आती है अराउंड 22.4 ATM। तो इतना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसका? 1 मोलर सॉल्यूशन का। ठीक है बच्चों, अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर 2 सॉल्यूशन हैं, एक 5 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन A और 7 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन B, जिसको हमने सेपरेट किया किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि आखिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर होगा। तो बच्चों आप बता पा रहे होंगे, आप इजीली चेक कर पा रहे होंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो A से B की डायरेक्शन में होगा। बच्चों ये आपने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया? क्या आपने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को यूज़ किया, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होता है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। या आपने दूसरा कंसेप्ट लगाया, आपने देखा कि वो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका OP कम होता है। यानी जैसे A की बात करें तो A का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? A का ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5, कॉन्सेंट्रेशन 5 है इसीलिए इंटू RT। हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा OP इक्वल टू 7 RT। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होगा फ्रॉम लोअर OP सॉल्यूशन टू हायर OP सॉल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो उसी बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन का OP जितना ज़्यादा होगा वो वाटर को उतना ही ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लगा होगा और आपने इसे बहुत ही आसानी से कर दिया होगा। बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है वो हम और भी यहाँ पर लेते हैं। तो बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 सॉल्यूशन है A 5 मोलर NaCl है, B 7 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर होगा? तो यदि आप कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग फिर से कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे A सॉल्यूशन इज हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन, B सॉल्यूशन इज हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो लोअर टू हायर वाटर जो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो सही आंसर है वो A टू B नहीं है, बल्कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो B टू A हो रहा है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमको जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो OP कंसिडर कर रहे हैं। कैसे कि A सॉल्यूशन का OP क्या होगा? आपने OP का फॉर्मूला पढ़ा MRT। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 5 RT। लेकिन बच्चों यहाँ पर NaCl जो है वो डिसोशिएट हो जाता है Na+ और Cl- में, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए जो OP का फॉर्मूला होगा वो होगा I, यानी ये I जो है यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर है तो उसकी वैल्यू है 2, MRT M है 5 RT। यानी टोटल जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया वो आया 10 RT, जबकि जो सुक्रोज है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसके लिए फॉर्मूला जो है वो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं, यानी 7 RT। तो यदि हम OP देख रहे हैं तो किसका OP ज़्यादा हुआ? A वाले सॉल्यूशन का OP ज़्यादा है, B वाले सॉल्यूशन का OP कम है। और अभी हमारा कंसेप्ट क्या बन चुका है कि जिस सॉल्यूशन का OP ज़्यादा होता है वो वाटर को ज़्यादा खींचता है। इसका मतलब वाटर जो है A सॉल्यूशन खींच लेगा कहाँ से? B से। तो वाटर फ्लो का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? फ्रॉम लोअर OP टू हायर OP मीन्स B टू A। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल जो है वो आपको समझ में आया होगा कि क्या रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है उसका आप यानी RT की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो आप ध्यान रखें कि 22.4 ATM जो ये RT की वैल्यू होती है। यदि हमें कहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं इसको यूज़ करके। और बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर किसका OP हाई होगा, किसका OP लो होगा, देखते हैं एक बार। तो
हेलोफाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद जीरोफाइट, उसके बाद मीजोफाइट और हाइड्रोफाइट्स में सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सबसे कम होगा। और बच्चों ये हेलोफाइट का ओपी ज़्यादा रहने का रीज़न क्या है कि हेलोफाइट के अराउंड जो है मीडियम, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, यानी सलाइन वाटर में उगते हैं। यदि वो ऑलरेडी सलाइन वाटर में उग रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर यदि सेल को वाटर एब्जॉर्ब करना है, पानी खींचना है, तो ओपी और ज़्यादा होना चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा होनी चाहिए। यही रीज़न है कि हेलोफाइट का ओपी मैक्सिमम होगा और हाइड्रोफाइट का ओपी मिनिमम होगा। यदि हम बात करें कि मैक्सिमम ओपी किसका होता है, तो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर जिस प्लांट का होता है उसका नाम है एट्रीप्लेक्स। एट्रीप्लेक्स प्लांट होता है, एट्रीप्लेक्स कन्फर्टिफोलिया। ये प्लांट जो है वो इवन लगून्स के आसपास भी उग जाता है। जो लगून्स होते हैं यानी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सी के आसपास के एरियाज होते हैं, उनमें भी ये प्लांट जो है वो उग जाता है। एट्रीप्लेक्स कन्फर्टिफोलिया हाईएस्ट ओपी होता है। यदि हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कंपेयर करें तो बताओ किसके अंदर ओपी ज़्यादा होगा, रूट के अंदर या स्टेम के अंदर या लीफ के अंदर। तो बच्चों वाटर अल्टीमेटली कहाँ पहुँच रहा है, लीफ के अंदर, यानी लीफ का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, तभी वो स्टेम से वाटर ले पाएगा। और स्टेम का रूट से वाटर कब ले पाएगा, जब रूट के कंपेयर में स्टेम का ओपी ज़्यादा हो। तो प्लांट के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनरली लीफ का ओपी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेम, और स्टेम का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूट। तो बच्चों ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड हमने यहाँ पर देखी है। बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि बताइए पोटैटो ऑस्मोस्कोप में, आपने पोटैटो ऑस्मोस्कोप का नाम सुना होगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पोटैटो लेते हैं, उसको ऐसे कट कर लेते हैं और उसको रख देते हैं किसके अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर, जहाँ पे रखा हुआ है क्या, प्योर वाटर, इस तरीके से रख दिया हमने, और इसके अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एक रख दिया। तो यदि इसको प्योर वाटर में रखा हुआ है तो बताइए वाटर लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों आप जानते होंगे ऑस्मोसिस से पानी अंदर आएगा, वाटर लेवल जो है वो राइज अप हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है पोटैटो ऑस्मोस्कोप में। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि यदि मैं इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो रॉ पोटैटो है इसकी जगह पे यदि बॉयल पोटैटो ले लूँ तो फिर एक्सपेरिमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों यदि ये बॉयल पोटैटो होगा तो क्या इसकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, नहीं कर पाएगी। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम नहीं कर पाएगी तो क्या ऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा, वो तो एक सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने प्लांट वाटर रिलेशन में प्लांट में वाटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो पढ़ा। उसके अलावा आज हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आखिर वो प्लांट के अंदर डिफरेंट प्लांट्स में किस में ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन क्या होता है। और बच्चों इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टर्गो प्रेशर से। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।